न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी में तमाम देखने और सुनने वालों और आज के मेहमानों को सैमसन जावेद और मेज़बान शीरी असलम की जानिब से खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है माशी तरक्की में फ़नी तालीम की अहमियत। फ़नी तालीम किसी भी माशरे के माशी इस्तेहकाम की ज़ामन होती है, लेकिन पाकिस्तान में फ़नी तालीम पर तवज्जो अमूमी तालीम से कहीं कम दी जाती है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में फ़नी तालीम की शरह सिर्फ 4 से 6% है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में शरह 66% तक पहुंच चुकी है। मगर हर कोई अपने बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है। सब जानते हैं कि मसीह कम्युनिटी की अक्सरियत का ताल्लुक गरीब घरानों से है और वक्त के साथ साथ तालीमी अखराजात या तालीम महंगी होती चली जा रही है। किसी भी वजह से कोई वालिदैन उसको ग्रेजुएट करवा लेता है तो आगे मसाइल उसकी मुलाजमत के शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है, या दूसरे मानों में ये कह सकते हैं कि आप अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने की बजाय आप बच्चे का रुझान भी देखें कि बच्चे का रुझान कहाँ पे है। हम अपने बच्चों को फ़नी तालीम जैसी थ्योरी, डी डिज़ाइनिंग, फिर फैशन डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लांट्स, मोबाइल रिपेयरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज की तरफ राग़िब कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हमने इसी मौज़ूए गुफ्तगू को लेकर ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो वाक़या ही एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज के हमारे पहले मेहमान डॉक्टर रोमान खेलवन, प्रिंसिपल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर गुजरनवाला से हैं। PhD उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थाईलैंड से की। दूसरे मेहमान हमारे अलीम बहादुर या अलीम इमानुअल है, जो बिजनेस एंड पार्टनरशिप एडवाइजर हैं। अलीम साहब पूरे पाकिस्तान में जगह ब जगह ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जहां बिजनेसमैन, छोटे क्या बड़े क्या, जो क्रिश्चियन मसीही हैं, वो अपने स्टॉल लगाते हैं, अपनी मसनूआत वहाँ पे लेके आते हैं ताकि लोग उनका एक एडवर्टाइज भी हो, लोगों को पता भी हो कि कौन कौन से लोग हैं, उनका बिजनेस प्रमोट किया जा सके। इनके बाद हमारे साथ जावेद भट्टी साहब हैं, वो टेक्निकल एजुकेशनिस्ट हैं, हीटर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर गुजरनवाला से तल्लक है इनका। चौथे हमारे जो मेहमान हैं वो हैं अजीम क्रिस्टोफर, एक डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर। उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो मैनचेस्टर से हासिल की, बरतानिया से इनोवेशन मैनेजमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर ऑफ साइंस किया। इनके पास प्रोग्राम मैनेजमेंट और फंड रेजिंग में गैर मुनाफा बख्श शोबे हैं। 8 सालों से ये काम कर रहे हैं। इस वक्त वो पाकिस्तान में अवार्ड प्रोग्राम जो है प्रोग्राम मैनेजर हैं, डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर एडवाइजर हैं। ये तो तारफ था। अब मैं गुजारिश करूंगा अपनी मेज़बान शीरी असलम से कि वो अपने मेहमानों से पूछिएगा कि फ़नी तालीम की अहमियत क्या है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग और सत श्री अकाल। अटक जैसे डिफरेंट मज़ाहिब के साथ जुड़ा हुआ है और काम भी है। आज ये वक्त की ज़रूरत है हमारे पास, क्योंकि जब तक हम टेक्निकली साउंड नहीं हो सकते तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए टेक्निकल एजुकेशन ऐसे ही हमारे लिए ज़रूरी है जैसे कि ब्रेड एंड बटर।
तो इसलिए मैं आज अपने पैनलिस्ट का मैं पहले ही से बड़ा शुक्रिया अदा कर रही हूँ, उनके बोलने के बाद भी हम करेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये लोग एक हमारे पास नमक की तरह हैं, या समझ लें कि आटे में नमक की तरह हैं, तो इनको ज्यादा तादाद में होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले जो मैं दावत दूंगी ताकि वो अपने ख्यालात का इजहार करें, रुमान कैलवन साहब हैं जो कि प्रिंसिपल हैं CTTI के गुजरांवाला में जो इंस्टीट्यूट है उनके ये प्रिंसिपल हैं। तो आप क्या समझते हैं, आप PhD आपने किसमें की है और आपने यहाँ का प्रिंसिपल बनना क्यों समझा? पहले मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताएं 1-2 मिनट में। मैंने जो PhD मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने कंप्लीट किया है, इससे पहले मैं बैचलर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गोवा में एज अ लैब इंजीनियर, फिर जैसी मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो लेक्चरर, और उसके बाद PhD कंप्लीट हुई तो कृष्ण टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में एज अ प्रिंसिपल मुझे ऑफर हुई और मैंने ज्वाइन करना चाहा, क्योंकि हमारे अदारों को हम जैसे नौजवान लोगों की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा एक्सपीरियंस, क्योंकि एकेडमिया बैकग्राउंड था मेरा, और स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस को देखा, लैब इंजीनियर से लेक्चर, पहले हमें प्रैक्टिकल वर्क किया, फिर डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ आए, और जब हम टेक्निकल साइड पे आते हैं तो ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें ज़्यादातर आप कह लें कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल वर्क। तो फिर यहाँ आके फिर मैंने ये जॉब अभी विद इन 1 ईयर ही हुआ है कि मैंने ज्वाइन। क्योंकि ये प्रिंसिपल भी हैं टेक्निकल स्कूल के, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक प्रिंसिपल, एक किसी भी अदारे का एडमिनिस्ट्रेटर होने से आप क्या रुझान देखते हो बच्चों का या उनके वालिदैन का, कि किसी मजबूरी के तहत आते हैं, या आप कैसे प्रमोट भी कैसे करते हैं? थैंक यू आपका जी। आप कह लें कि जो टेक्निकल साइड है, और यहाँ जो गुजरांवाला CTTC कृष्ण टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, ये 122 साल से अपनी खिदमात कौम के लिए सर अंजाम दे रहा है। जब पाको हिंद की तकसीम भी नहीं थी, तब से ये अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। तब ये ऑर्फन बच्चों को लेके आए थे, ऑप्सन क्रो साहब, रेवरेंड ऑप्सन क्रो थे, वो ऑर्फन बच्चों से उन्होंने हुनर का आगाज किया, उन्हें हुनर सिखाया, फिर वो ऑर्फन बच्चे टीचर्स बने, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्किल्स लोगों में उन्होंने देना शुरू की। पहले हम शू मेकिंग की तरफ गए, फिर हमने टेलरिंग का काम सिखाया, फिर हमने मैकेनिकल साइड पे आए, सिविल साइड। और ये अदारा ज्यादातर है ही ये उस जगह पे एलोकेट है जहाँ ज्यादातर आप कह लें कि रूरल एरिया से लोग आते हैं, और वो इतना ज्यादा तलीमी खर्चात अफोर्ड नहीं भी करते, तो हम उनके लिए स्कॉलरशिप बेस्ड एजुकेशन देते हैं। और आपको ये मैं बताता चलूं कि FSC से ज्यादा स्किल्स एजुकेशन आप कह लें कि लेस कॉस्टली हैं, अगर आप उनसे कंपेयर कर लें अगर FSC की एजुकेशन को। तो ज्यादातर हमारा रुझान ही यहाँ ज्यादातर 80 to 90% वो लोग हैं जो कि रूरल एरिया से यहाँ आते हैं, और जिनके वालिदैन या तो डेली वेजेस पे काम करते हैं, या लेबर्स हैं, या इंडस्ट्री में वो वर्कर्स हैं, उनके बच्चे आते हैं। और फिर हम स्कॉलरशिप का एक क्राइटेरिया मेरिट बेस्ड है, नीड बेस्ड है, या ऑर्फन स्टूडेंट्स हैं। तो हम जो एक 122 साल से जो प्रो साहब ऑर्फन बच्चों को लाए थे, तो हम उस चीज पर बड़ा फोकस रखते हैं कि जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता, तो हमारे से जितनी हेल्प हो सकती है हम जरूर उन बच्चों की करें। रुमान साहब बताइएगा इसमें एज क्राइटेरिया क्या है और एजुकेशन कितनी होनी चाहिए जो आपके स्कूल को अप्रोच करे? अच्छा, हमारे पास टोटल अभी वी ऑफर मोर देन 11 वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज, जिसमें से 6 हमारे DAE कोर्सेज हैं और 5 हमारे 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। DAE के लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक के बाद, मैट्रिक जिसने साइंस के साथ किया है वो अप्लाई कर सकता है, और वो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर कहलाएगा, वो इक्विवेलेंट होता है FSC के। और इसके अलावा जिसने मिडिल पास किया है तो वो जा सकता है, या मैट्रिक जिसने आर्ट्स के साथ किया है वो हमारे 5 डिफरेंट हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वो 1 ईयर के भी हैं, 6 मंथ्स के भी हैं, तो वो ज्वाइन कर सकता है। और एज लिमिट इसकी आप कह लें 16 ईयर से मोर देन आप 40 ईयर्स तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो भी स्पेशल आप परमिशन लेनी पड़ती है पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक हो गया, तो ये जबरदस्त है। अच्छा रुमान साहब, ये एक और बात मुझे आप बताइए कि जब आपके स्कूल से जो बंदा ग्रेजुएट होकर जाता है या 6 मंथ का या 1 ईयर का कोर्स करके जाता है, तो उसके लिए फील्ड में अपॉर्चुनिटीज आप लोग प्रोवाइड करते हैं, आप उनको किसी के साथ लिंक करवाते हैं, या वो खुद से वो करता है, या आप उसको कोई अमाउंट दे देते हैं कि आप अपना कारोबार कर लें? अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, तो हमने अभी यहाँ एक जॉब प्लेसमेंट ऑफिसर की एक पूरा एक ऑफिस क्रिएट किया और इंटर्नशिप सेल बनाया, इंटर्नशिप एंड जॉब प्लेसमेंट सेल। उसका ये फायदा हुआ, जब हमने ऑफिसर वो हायर किया तो इंडस्ट्रीज के, क्योंकि अदारा भी पुराना है,
तो इंडस्ट्रीज की कोलैबोरेशन और गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हमने अभी एक बड़ा ग्रैंड एक्सपो नवंबर के महीने में अरेंज करवाया था, जिसमें हमने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को कोलैबोरेट किया एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म में, और उन्होंने देखा एनवायरनमेंट यहाँ का, और ये उसका फायदा हुआ कि उन्होंने वहीं स्टूडेंट्स को जॉब भी ऑफर की, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी पिछले साल। और जब उन्होंने आए, और आपको मैं बताता चलूं, पिछले 3 मंथ्स में हमने अपने ग्रेजुएट्स को 38, ये मेरे साथ ही ये लगी हुई है लिस्ट, 38 ग्रेजुएट्स को, फ्रेश ग्रेजुएट्स को हमने इंडस्ट्रीज में जॉब दी है, और उनकी स्टार्टिंग सैलरीज मोर देन, जो आप बीए की कह लें, मोर देन 20,000 से अबव होती है। तो उनके वालिदैन आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो अब एक बड़ा अच्छा एक इंडस्ट्री का जो गैप था वो डेवलप, हमने एक इंडस्ट्री जो लिंकेज है वो हमने बिल्टअप किया है। तो अब स्टूडेंट्स को जो अच्छे, अभी हमारी गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में 30 में से 17 पोजीशन भी आई हैं। एक तो हम क्वालिटी एजुकेशन, और एक तो हमारे पास मॉडर्न लैब फैसिलिटीज हैं, और जो हमारे बोर्ड करिकुलम में ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट अपडेटेड है, हम वो भी रखते हैं। फॉर एग्जांपल करिकुलम में कोई सीएनसी मशीन्स नहीं है, तो वो भी हम चाहते हैं कि जो वक्त की नीड है वो हम पूरी करें, जिस तरह सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इससे रेलिवेंट भी एजुकेशन हम प्रोवाइड करें, ताकि हमारा ग्रेजुएट जब इंडस्ट्री में जाए तो उनकी नीड को पूरा करे, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। और मैं तो कहूँगा कि आजकल तो खुलासा यही है कि डिग्री से ज़्यादा हुनर की ज़्यादा अहमियत है। तो लोग ज़्यादा प्रेफर अब कर रहे हैं आजकल, जैसे ही कोविड पैंडेमिक के बाद, तो आपको पता ही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस कितने हैं, तो लोग अब प्रेफर टेक्निकल एजुकेशन को कर रहे हैं। तो और करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक, आप कह लें, स्किल्स हासिल करके फौरन आप जॉब ग्रैब कर सकते हैं इंडस्ट्री में। ये आप एफएससी के बाद आपको कोई ना कोई ग्रेजुएशन प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आप जाके कोई ना कोई अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक शॉर्टकट वे है, या आप कोई ना कोई हुनर ले लें, 6 मंथ का ट्रेनिंग स्किल्स ले लें, तो आप फौरन आप ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी, आपको जॉब मिल सकती है, अपना बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। जी, आगे चलते हैं। जावेद साहब, इन्होंने बड़ी डिटेल में बताया, और कई दफा हम देखते हैं कि जो टेक्निकल है वो तकरीबन 1 दिन का और 1 हफ्ते का, सैलरी वाला 1 हफ्ते में, और जो टेक्निकल है वो 1 दिन की भी बात उसकी अर्निंग होती है। लेकिन लोगों का रुझान पता नहीं क्यों कम है। इसकी कोई वजह, आप अपने स्टूडेंट आपके आते हैं, उनको आप पढ़ते भी हो, क्योंकि टीचर जो होता है वो नफ्सियात को भी समझता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त माशी तरक्की है, उसमें अहमियत क्या है इसकी फनी तालीम की? जी, थैंक यू सैमसन भाई, सैमसन, शुक्रिया। आपने कहा कि वजह क्या, लोगों का रुझान क्यों इस तरफ कम है, तो मैं बताता चलूँ, एक बहुत ही बड़ा कन्वेंशनल या सोशल टैबू है, एक रुकावट है, झिझक है। लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एफएससी करे, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, वकील बने, डॉक्टर बने, तो वो बच्चा जो किसी तरफ नहीं चल सकता, उसे कहते हैं चलो ये अब इसको टेक्निकल काम की तरफ भेजते हैं। हमारे पास ऐसी कई मिसालें हैं, बच्चों ने एफएससी में गए, फर्स्ट ईयर में नाकाम हुए, आईसीएस किया, इवन के पास भी कर लिया, मार्क्स कम आए, अगर एडमिशन नहीं मिला तो हमारे पास आ गए। तो सबसे बड़ी बात अवेयरनेस की कमी है। लोगों को इसकी, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, बच्चों को भी इस बात की अवेयरनेस नहीं है, आगाही नहीं है कि ये कितना बड़ा एक इनके लिए प्लेटफॉर्म है टेक्निकल एजुकेशन के जरिए। जिस तरह प्रिंसिपल साहब ने भी बताया कि ये जिस तरह बीए हमारे पास करते हैं, 3 साल डिप्लोमा करते हैं, तो डिप्लोमा करने के बाद उनका तालीमी सफर नहीं रुक गया, उनके पास एफएससी के बाद एफएससी के इक्विवेलेंट है, एफएससी होगी, चाहे तो आगे बीएस कर सकते हैं, और उनके पास स्किल भी आ गया। तो हम उनको इंडस्ट्री तक लेके जाते हैं, जॉब प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ चलते हैं। अभी रिसेंटली पिछले महीने में आर्मी से माइनॉरिटीज के लिए सीटें थी, उनके इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन चाहिए थे, तो मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैंने 4 जो ग्रेजुएट थे उनको वहां पे सीवी लिया, उनसे फॉरवर्ड किया, उनके इंटरव्यू कराए। तो जो लोग तो ये बात समझ जाते हैं कि इसकी कितनी अहमियत है, इसमें कितनी एक्सपेंशन है, डेवलपमेंट कितनी है, इकोनॉमिकली उनकी शख्सी तौर पे, उनके खानदानी तौर पे, क्लिचे तौर पे कितने ग्रो कर सकते हैं, तो वो तो बात को समझ जाते हैं। जब दाखिले होते हैं उससे पहले हम चर्चिस में जाते हैं, हम डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, प्रिंसिपल साहब होते हैं, मैं होता हूँ, हमारी एक टीम है पूरी, जाके हम उस चर्चिस के प्लेटफॉर्म से बातचीत करते हैं, पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, पैगाम देते हैं कि आप देखें, अगर तो आपके पास काफी वसाइल हैं तो ठीक है, आप उसको एफएससी कराएं, डॉक्टर बनाएं, बहुत खूबसूरत बात है, और प्लस ये कि उसके पास ये कैपेसिटी भी है। अगर वो कैपेसिटी नहीं है उनके पास ये वाली, तो आप उनको
देखें उनका ट्रेंड क्या है, रुझान क्या है, उसके मुताबिक उनको ले चलें, तो फिर काफी तरक्की होती है। तो डेवलपमेंट का इन्हिसार जो है, जैसे मुल्क का तरक्की का इन्हिसार जो है सनत पे है, इंडस्ट्री पे है, तो इंडस्ट्री की जो बैकबोन है वो टेक्नीशियंस हैं, हुनरमंद अफराद है, वर्क फोर्स है जो उनकी तरक्की पे इन्हिसार है। तो ये बहुत जरूरी है, हमारे पेरेंट्स को समझना जरूरी है, बच्चों को समझना जरूरी है, और ये स्कूल लेवल से ही समझना जरूरी है कि हमारा किस तरह फोकस होना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल जावेद अली साहब, आपका डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट को या उन स्टूडेंट्स को देखते हैं या आप उन्हें रेफर करते हैं, तो आपने ये देखा है कि हमारे क्रिश्चियन अभी कितना रेशो है कि वो उनमें ये जो आप लोगों ने सेशन दिए चर्चेस में जाके, तो उसमें कोई बेहतरी आई है, कोई इनरोलमेंट में इजाफा हुआ है कि अभी भी हम वहीं पे खड़े हैं? हमारी बहुत सी काविश के बावजूद, बहुत ही मेहनत के बावजूद हमारे पास जो हम चाहते हैं वो हमें नताइज नहीं मिल सके। चले, हम मेहनत तो कर रहे हैं, खुदावंद उसको फल देगा, मगर हमारे पास क्रिश्चियन बच्चों की तादाद, मोहतरमा शीरीन साहबा, बहुत कम है। हम इससे मायूस तो नहीं है, मगर हम अपने एफर्ट जारी रखे हैं। अभी हमें कुछ एक्सटेंशन मिली दाखिले की बोर्ड की तरफ से, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से। हमने पादी साहबान को लेटर लिखे, इन पर्सन फोन्स पे बात किया, इन पर फिजिकली उनके पास पहुंचे हैं, तो काफी बेहतर है, बच्चों को आ रहे हैं, पिछले सालों से बेहतर आ रहे हैं, मगर अभी भी बहुत जगह है, स्पेस है कि क्रिश्चियन बच्चे और ज्यादा आने चाहिए। सही, तो आपके साथ बात जारी रहेगी। अब हम चलते हैं अजीम क्रिस्टोफर की तरफ। हम आपको दोबारा भी सहमत देंगे, जैसे जैसे चीजें हमारे पास आई या क्वेश्चन आए उसको आप रिस्पॉन्ड करिएगा। तो अभी हम अजीम क्रिस्टोफर को मौका देते हैं कि वो हमें, उनका जो है काम है वो समाजी और कारोबारी है। तो अजीम साहब, आप ये बताएं कि कारोबार में हमारी मिनॉरिटी कहाँ खड़ी है? अजीम साहब, आपकी जो एक फैसलाबाद है, एक बड़ा वसी वो एरिया, डिस्ट्रिक्ट कह लें, उसमें बहुत सारे चक भी आते हैं, और आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं या किस तरह उनको इस तरफ लेके आते हैं कि आप छोटे बिजनेस की तरफ आए या इस तरह से? जी सैमसन साहब, थैंक यू वेरी मच। आज से कोई 5 साल पहले हमने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है अवार्ड, उसके अंडर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था उड़ान। ये उड़ान प्रोग्राम जो था, ये हमने स्पेसिफिकली यूथ को सामने रखते हुए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया था, और इसमें जितने भी यूथ को लेकर इश्यूज थे, जिसमें टेक्निकल जो ट्रेनिंग था उसकी कमी का इशू था, फिर उसके अलावा बिजनेस, जो स्मॉल बिजनेसेस थे, हमारे यूथ उस तरफ नहीं थी आ रही, हमने इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश किया। हमने ना सिर्फ इसको अवेयरनेस की हद तक हमने महदूद नहीं रखा, हमने कोशिश की कि हम अवेयरनेस से आगे हम इनको किस तरह रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये स्पेसिफिकली हमारा जो टारगेट था वो माइनॉरिटीज यूथ थी, जिसमें क्रिश्चियन यूथ जो थी वो सबसे ज्यादा थी। इसमें जो हमने क्योंकि फैसलाबाद और ये टोबा 2 डिस्ट्रिक्ट्स हमने इसमें लिए, और हमने जो सबसे पहले जो काम किया वो था कि हमने नौजवानों को चर्च के साथ मिलके, चर्च के साथ ये किसी एक मखसूस चर्च के साथ नहीं, बल्कि तकरीबन हमने 12 से 15 जो डिफरेंट डिनोमिनेशंस थी उनके साथ मिलके हमने एक नेटवर्किंग का आगाज शुरू किया। हमने टेप्टा, जो गवर्नमेंट की तरफ से टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग की जो अथॉरिटी है, उनके साथ हमने MOU साइन किया, और उस MOU साइन करने के बाद हमने उनके साथ जो था वो टेप्टा की तरफ से इंस्ट्रक्टर्स जो थे वो हमारे साथ आते थे, और वो डिफरेंट चर्चेज में जाके, जो हम चर्चेज के थ्रू वहाँ पे 50 नौजवान, 60 नौजवान, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते थे, हम टेप्टा के साथ मिलके, टेप्टा ने अपने कोर्सेज जो थे उनको उनके बारे में बताया, उनके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताया, और उनके फ्यूचर्स जो थे उसके बारे में बताया। तो इसको लेकर हमने तकरीबन फैसलाबाद के जो 8 टाउन्स थे, हम उनके मेजॉरिटी ऑफ द रूरल एरियाज में हम गए हैं, और हमने वहाँ पे नौजवानों के साथ बातचीत की, उनके मसाइल के बारे में बातचीत की, उनको टेक्निकल एजुकेशन की वैल्यू के बारे में जो था वो हमने बताया। ये गुज़िश्ता 5 सालों की बात कर रहा हूँ कि अब तक हम तकरीबन 1500 नौजवानों को टेप्टा के साथ, और ये इसमें मैं कहना चाहूँगा कि 1500 क्रिश्चियन नौजवान हैं, लड़के और लड़कियां, जो टेप्टा के साथ किसी ना किसी कोर्स में जो है वो एनरोल्ड है। इसमें हमने एक जो फैसिलिटी प्रोवाइड की वो स्कॉलरशिप्स की थी, और इसको हमने ट्रैवलिंग स्कॉलरशिप का नाम दिया, और ये ऐसे स्टूडेंट्स
कि जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, जो बच्चे ट्रैवल नहीं कर सकते किसी टैप इंस्टीट्यूट में, करीबी इंस्टीट्यूट में, हमने उनको एक स्कॉलरशिप की एक छोटी अमाउंट जो कि 6 से 8 हज़ार थी वो हमने प्रोवाइड की, ताकि वो अपनी ट्रैवलिंग को ईजी बना सकें। और अगर मतलब उनको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो वो इस अमाउंट से जो है वो उसको हल कर सकें। इसके साथ हमने टैप्टा के अलावा हमने जो ITHM इंटरनेशनल टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट था, उनके साथ हमने जो था वो कोलैबोरेशन की, और उसके अंडर जितने भी कोर्सेज थे हमने नौजवानों को स्पेशली हमने उनके साथ बात की, और एक माइनॉरिटी कोटा जो था वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। और अब तक हम तकरीबन मैं बताता चलूँ कि ITHM के अंदर जो एक होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है, उसकी फीस जो होती है वो तकरीबन 2.25 लाख के करीब है, और ये 6 मंथ का कोर्स होता है। हमने ITHM वालों के साथ मिलके इसको नौजवानों के लिए फ्री किया, और ये तकरीबन 40 के करीब ऐसे नौजवान हैं जो अब तक ये कोर्स कर चुके हैं। और फैसलाबाद की जो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है उसमें मैनेजर के ओहदों पे हैं, इसके अलावा अकाउंटेंट्स के ओहदों पे हैं, और डिफरेंट जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं। जो थर्ड हमारा एक इनिशिएटिव था वो उन्हीं नौजवानों को जो स्किल ले लेते थे और उनके पास वसाइल नहीं थे होते, तो हमने उनको एक छोटी ग्रांट जो हम 40,000 से 50,000 रुपीज की एक ग्रांट थी, हमने उनको एक स्मॉल बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए जो थी वो प्रोवाइड की। और अब तक तकरीबन हम ये 1700 नौजवानों को ये स्मॉल ग्रांट जो है ये दे चुके हैं, और ये इसमें 1700 क्रिश्चियन नौजवान जो है ये अपना बिजनेस जो है बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारे पास, हम चूंकि स्किल्ड लेबर जो है उसको प्रेफर करते हैं, तो ज्यादा लोग जिन्होंने सपोज बार्बर का कोर्स किया है, जिन्होंने ऑटोकैड का किया है, जिन्होंने वेल्डिंग का किया है, इसके अलावा जो लड़कियों में ब्यूटिशियन था, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग के लोग थे, तो इस तरह के हमने दीगर जो स्किल्ड वर्कर थे उनको लेकर हमने इनको स्मॉल ग्रांट्स दी और बिजनेसेस जो थे वो एस्टैब्लिश किए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपने डिटेल में हमें चीजें बताई। और अजीम साहब, एक आपने जैसे बताया कि आप जो 6 से 8 हज़ार रुपया एक अमाउंट देते थे स्टूडेंट को, तो क्या ये सफिशिएंट थी उन बच्चों के लिए कि जो अपने मैनेज कर सकते थे ट्रैवल? नहीं मैडम, बहुत दफा तो देखें ये सफिशिएंट नहीं होती, लेकिन ये था कि इसके बहुत हद तक जो प्रॉब्लम था, क्योंकि बहुत दफा जब हम जाते थे और स्पेशली हम जब प्रॉब्लम पूछते थे कि जी आपका क्या प्रॉब्लम है, तो ज्यादा का यही होता था कि जी हमें सेंटर्स दूर पड़ते हैं। फिर हमने क्या किया कि हमने सेंटर्स आइडेंटिफाई किए कि आपके इलाके के करीब कौन सा जो गवर्नमेंट का जो सेंटर है वो अवेलेबल है, और अगर वो अवेलेबल है तो वहां पे आपका जितना मतलब ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो कितनी है, और उस हिसाब से हमने उसकी एक एवरेज जो थी वो दी, और फिर हमने कोशिश की कि हम इस मसले को जो है वो ज्यादा से ज्यादा, ऑफ कोर्स कुछ को ज्यादा कॉस्ट आई, लेकिन फिर उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से भी जो था। सही। और जैसे कि वो कहते हैं ना कि इक्विटी और इक्वालिटी, तो ये दो डिफरेंट चीज है। एक बंदा तो इक्वालिटी में एक के पास भी वही चीज है, दूसरे के पास भी वही है, किसी को आधी जरूरत है और किसी को 1.5 जरूरत है। तो मतलब मैं इस वे में पूछना चाहती थी कि आपने इक्विटी को देखा या सिर्फ इक्वालिटी को देखा? नहीं मैम, हमने उसमें इलाकों के हिसाब से जो था वो हमने जो फी जो हमारा स्कॉलरशिप था, मतलब कुछ कोर्सेज जो थे वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री थे, ठीक है, कुछ सेंटर्स जो थे वो कुछ गाँव के करीब पड़ते थे, तो वहां पे तो जब हमने पूछा कि भाई आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, उन्होंने कहा जी नहीं, हम लोग चले जाएंगे, ठीक है, ऑल वी नीड इज द मोटिवेशन। कुछ सेंटर्स जो थे वो दूर थे, ठीक है, तो हमने इसको एज पर नीड जो था हमने इसको एड्रेस करने की कोशिश की। तो अभी ये जैसे आपका है कि आप कारोबारी शख्सियत है, आप कारोबार करवा के दे रहे हैं, तो क्या आपने इनको FBR से रजिस्टर्ड भी करवा के दिया या रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बताया ताकि ये चीजों को बैलेंस किया जाए, मैनेज किया जाए? इसमें मैडम हम ऐसे है कि चूंकि छोटे कारोबार जब हम स्टार्ट करवाते हैं तो एकदम से जो है वो FBR के साथ वो नहीं होते, पहले हम कोशिश करते हैं कि एक दफा ये एस्टैब्लिश हो जाए, वंस इनका एक पर्टिकुलर एक अमाउंट कमाना शुरू हो जाए, ठीक है, तो फिर हम इनको जो है हम इनके साथ प्रोग्राम्स करते हैं जहाँ पे हम इनको FBR की तमाम मालूमात जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर किसी ने एक्सटेंशन की तरफ जाना है तो हम डिफरेंट जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो फैसलाबाद और टूबा टेक्सिंग में काम कर रहे हैं, इसमें अकूवत है या टेलेनॉर माइक्रो फाइनेंस है या इसमें यू माइक्रो फाइनेंस है, इसके अलावा दीगर बैंक्स हैं जो छोटे कर्जे जो आपको अच्छी अमाउंट एक दे देते हैं कि आप अपना, इसके अलावा गवर्नमेंट का कामयाब जवान स्कीम थी, हमने उनके जो थे वो प्रोग्राम इलाकों में मुनक्किद करवाए ताकि जो है वो नौजवान ज्यादा से ज्यादा जो है
इस तरफ जो है अपने कारोबार को बढ़ा सकें। इसके अलावा जैसे रोमान साहब ने बात की कि इन्होंने गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, तो सेम हमारी भी यही स्ट्रेटजी रही कि हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जो है वो साथ इंगेज किया और हमने उनको जो था वो ये बताया कि जी ये जो स्किल्ड लेबर है ये यहाँ से निकल रही है और आप क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री ओनर्स बैठे हुए हैं और चूंकि हमारी जो एग्जेक्टिव है मैडम क्रिस्टीना वो विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर भी हैं, तो इस वजह से जो है हमें ये थोड़ी सी आसानी भी जो थी वो मिल गई कि हमने बहुत सारे लोगों को जो था वो इंडस्ट्री में प्लेस करवाया। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ एफबीआर से, फर्ज करें फिर आप छोटा कारोबार भी उनको बना के देते हैं, लाइक कोई गाड़ी का या मोबाइल रिपेयरिंग का कोई शॉप खोल देते हैं, जब कोई सरकारी तौर पर करवाता है या टेंडर देता है या पूछता है उनसे कि आप हमारा ठीक कर दें, वो बिलिंग उस वक्त तक उनको नहीं दी जाती, क्योंकि ये चीजें मैंने काफी सारी फेस की हैं। तो मैं उसमें मैंने मेरे पूछने का मतलब था क्या आप लोग उनको उसमें रजिस्टर्ड कराएं ताकि वो काम करें तो उनकी बिलिंग प्रॉपर वे में हो, क्योंकि जो रजिस्टर्ड नहीं होता उसको 20% टैक्स काट लेते हैं ये जो भी बिल पे कर रहा होता है, और जो जो रजिस्टर्ड होते हैं उनसे शायद 10% या 9% काटा जाता है। तो ये मैं खुद बिजनेस वूमेन हूँ और मेरी एक फर्म रजिस्टर्ड है, तो मैंने ये चीजों को फेस किया, मैंने लोगों को फिर इसमें गाइड भी किया, क्योंकि जो मेरा एरिया है ये थोड़ा दूर है, मतलब पंजाब के एरिया से। इसको पंजाब वाले तो पंजाब में समझते नहीं, कहते केपीके का, हालांकि ये पंजाब का पहला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पंजाब, अटक की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मतलब मिनोरिटी का ना समझे कि जीरो है बिजनेस में। तो मैं फर्स्ट लेडी हूँ यहाँ पे जो बिजनेस में हूँ, और मेरे भाई मेरी हेल्प कर रहे होते हैं साथ। लेकिन मैं इसलिए आपसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाह रही हूँ क्योंकि आपको सारे देख रहे हैं इस वक्त, उन्हें वो सारे गुर बताएं, उन्हें सारे प्रोज एंड कॉन्स बताएं, ताकि जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो उनके लिए वो जो फेस मैंने किया वो बाकी लोग फेस ना करें। जी मैम, थैंक यू आपके इनपुट का। ऑफ कोर्स ये एफबीआर के साथ जो रजिस्ट्रेशन है ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है, और ये मैं बताता चलूँ कि जब हम बेसिकली जब कारोबार के लिए हम ग्रांट देने लगते हैं उससे पहले हम 3 दिन की एक बिजनेस स्किल ट्रेनिंग जो है इन तमाम नौजवानों के साथ जो है वो रखते हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं कि उनको बिजनेस के बारे में तमाम एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग उसकी मार्केटिंग किस तरह करनी है, सेविंग किस तरह करनी है, ग्रोथ कैसे करनी है, एक्सपेंशन कैसे करनी है, टैक्स नेट में किस तरह आना है, अपनी उन्होंने बुक सेविंग किस तरह करनी है, ये हम सारी चीजें जो है ये उनको बताते हैं। मीनवाइल हमारा अभी एक इस साल में हम लोग एक डेस्क जो है वो एक फॉर्म करने लगे हैं, और स्पेशली उसमें ये चीज जो आपने बताई है कि अगर मतलब नौजवानों को जाहिर बात है कि एफबीआर के साथ रजिस्टर होने में कुछ परेशानियां जो है वो फेस है, वो उसको जो है वो एड्रेस जो है वो जरूर करेंगे। अलीम साहब गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, सबको बहुत बहुत सलाम जी। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ सीटीटीसी को कि वो गुज़िश्ता 122 साल से मुल्क पाकिस्तान की बल्कि बरसगीर की खिदमत करते रहे हैं, और ख़ास तौर पे मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ जो मैं चाहता था कि कोई ना कोई ज़रूर करेगा। ये ना सिर्फ फ़नी तरबियत में मसीही नौजवानों को आगे लेके बढ़ रहे हैं, बल्कि जो क्राइस्ट लाइक करैक्टर है उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया जा रहा है। खासतौर पे वो बच्चे जो पूरा दिन इनके साथ रहते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, उनकी जो ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे नशोनुमा के साथ साथ जिस तरह से रूहानी तौर पे उनकी खिदमत की जाती है और उन्हें जो क्रिश्चियन करैक्टर में और तालीम जो है उन्हें दी जाती है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सीटीटीसी का। मैं सारे दोस्तों को बताता चलूँ कि हमने 2021 में फरवरी में इस काम का आगाज़ किया, एक छोटे से नेटवर्क को फॉर्म करने की कोशिश की, और उसमें ये था कि हमने एक कॉन्फ्रेंस करवाई जो 9 दिनों में हम करवा पाए, जिसमें अजीम साहब भी मौजूद थे और इनकी अहलिया मोहतरमा भी थी और इनकी वालिदा साहिबा जो थी उनको हमने चैप्टर लीड बनाया फैसलाबाद का, और वो एक बड़ा खूबसूरत चैप्टर है जिसमें जो मसीही कारोबारी लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो गाहे बगाहे मिलते रहते हैं, और वो बहुत से जो आने वाले दीगर जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी वो मदद करते हैं कि आगे आपने कैसे बढ़ना है। जो आप बातें भी कर रही थी थोड़ी देर पहले कि एफबीआर वाले मसले कैसे हल होते हैं, फलाना मसला कैसे हल होता है, तो उसका सलूशन एक कारोबारी दे सकता है, मेरे जैसा अनपढ़ नहीं दे सकता, और ना ही हम जैसा कोई भी अनपढ़ दे सकता है। उसका हल सिर्फ एक कारोबारी शख्स के पास है और वो ही देता है। फिर हमने ये किया कि वो जो 250 अफराद थे उन्होंने मुख्तलिफ जो चैप्टर्स क्रिएट किए पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो फैलते फैलते इस वक्त तक
तकरीबन 9 के करीब हो चुके हैं, जिसमें हर सूबे को हम तकरीबन कवर कर चुके हैं। और अब आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान के तकरीबन 8,000 से जायद क्रिश्चियन एंटरप्रेन्योर्स इस कारवां का हिस्सा हैं। पिछले साल हमें यूएस एम्बेसी ने राब्ता किया, क्योंकि हम पाकिस्तान में जो कारोबारी मुकाबले हैं वो करवा रहे थे, और जो हम रिक्वेस्ट करते थे अपने मसीही नौजवानों को कि अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है आप हमें प्रेजेंट करें, आप हमें बताएं, और हम आपको इनाम की 5 लाख की जो सबसे बड़ी रकम है वो आपको देंगे। तो इस साल भी हमने यही मुकाबला पाकिस्तान में करवाया, और दिसंबर में हमने पाकिस्तान में तकरीबन मुख्तलिफ 13 सिटीज में रोड शोज करवाए, और ये यूएस एम्बेसी के ताउन से हुए। वो चाहते थे कि ये जो कंपटीशन है ये पाक मिशन सोसाइटी करवाए। आपको ये भी बड़ी खुशी होगी कि अभी तक हमने पाकिस्तान में तकरीबन 1800 से जायद छोटे बड़े जो कारोबार थे उनमें लोगों को हमने खासतौर पे कोविड डेज में 50,000 से लेकर 1 लाख तक के ग्रांट्स थी वो इनको दी, ताकि वो अपने कारोबार को इस्टेब्लिश कर सकें, खासतौर पे कोविड की वजह से जो परेशान थे। फिर ये जो हमने रोड शोज का सिलसिला अटक से हमने इसका आगाज किया, और बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत से ऐसे नौजवान हमारे पास आए जिनके पास आइडियाज थे, और हमने उनके आइडियाज को रिफाइन करने में उनकी मदद की। उन्हें बताया कि आप किस तरह से अपने आइडियाज जो हैं वो प्रेजेंट कर सकते हैं और पिच कर सकते हैं, 3 मिनट की वीडियो बनाएं और हमें भेजें। अच्छा, ये कंपटीशन का आगाज हो तो गया, क्रिसमस के दिन थे, हमें सब ये कहते थे कि यार ये नाकाम होंगे, कोई नहीं आएगा आपके प्रोग्राम्स में, क्योंकि आपके प्रोग्राम्स क्रिसमस के नहीं है। हमने अपने प्रोग्राम्स को क्रिसमस ही कर लिया, क्योंकि हम भी एंटरप्रेन्योर्स हैं। हमने लोगों को क्रिसमस की सेलिब्रेशन में शामिल किया, उनको हमने बताया कि आप किस तरह से कारोबार में आगे बढ़ सकते हैं, और हमें भरपूर पूरे पाकिस्तान से इसका रिस्पांस आया। तमाम 5 सूबों में हम गए, और एजेके से लेकर हम कराची तक हो के वापस आए। तकरीबन 8,500 किलोमीटर का सफर हमने 20 दिनों में किया। -3 टेम्परेचर से लेकर 30 टेम्परेचर तक हमने इन दिनों में जो ट्रैवलिंग थी वो की। और मेरे साथ मेरे साथी थे, 5 साथी थे, बल्कि 6 थे, वो बड़ा बेहतरीन यही काम करते रहे। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमने बिजनेस का कंपटीशन करवाया, इसमें इस वक्त तक पाकिस्तान की तमाम मिनॉरिटीज में से सबसे ज्यादा भरपूर जो शिरकत की है वो मसीही कम्युनिटी ने की है। और तकरीबन हमारे पास इस वक्त 793 एप्लीकेशंस मौजूद हैं और वीडियोस मौजूद हैं जो कि मसीही लोगों ने और तमाम मिनॉरिटीज ने पाकिस्तान की भेजी हैं। एक और बड़ी खुशाइन बात इस दफा हुई है, वो ये हुई है कि मोर देन 30%, 30.8% खवातीन ने इन कारोबारी मुकाबलों में अप्लाई किया, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। लास्ट ईयर जब 2021 में ये मुकाबला करवाया था, मुझे बता के बड़ा अच्छा लगता है कि अजीम क्रिस्टोफर साहब की अहलिया मोहतरमा, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने भी अप्लाई किया था। और उस वक्त वो जो हमारे टॉप 10 एंटरप्रेन्योर्स थे वो उनके उस लिस्ट के अंदर थी, और बड़ा बेहतरीन इनका मुनफरिद आइडिया था। इस साल जो 30.8% खवातीन है, उन्होंने इस दफा पूरे पाकिस्तान में से इन कारोबारी मुकाबलों में हिस्सा लिया, और बड़े मुनफरिद आइडियाज हम रोजाना जब स्क्रूटनिंग कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं उन आइडियाज को, तो बड़ा मजा आता है। तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि सीटीटीसी में से भी नौजवान जो हैं वो यकीनी तौर पे अप्लाई करें, मसीही खासतौर पे बच्चे। किया भी होगा, हम देखेंगे आने वाले दिनों में उनकी भी। हम ये चाहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम उसको क्रिएट किया जाए। नौकरियां भी बहुत अच्छी हैं, वो लगी लगाई नौकरी होती है, एक अच्छा होता है कि आप जाते हैं, आपको पैसे भी मिल जाते हैं, आप आगे भी बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे मसीही लोग चाहते हैं अगर कि वो एक स्टेप ऊपर आए, सोशली इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो, आप खुद देखिए कि जब आप कारोबार नहीं थी करती तो उस वक्त आपकी जेब में कितने पैसे थे। जब आप कारोबार करती हैं तो आपका जो जेब है, पॉकेट अकाउंट है, उसमें कितने पैसे होते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर एक शख्स जॉब कर रहा होता है, वो पूरी उम्र मेहनत करके एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा लेता है, और जो एक शख्स कारोबार कर रहा होता है वो क्या करता है, वो 3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर एक जमीन का टुकड़ा लेता है, फिर अगले 1-2 साल के अंदर कारोबार के लिए, कारोबार में जब वुसअत होती है या बैंक उससे खुद ही रजू कर लेता है, कहता है जी इसके ऊपर आप अपना घर खड़ा कर लें, वो अपना घर भी खड़ा कर देता है। और होता क्या है कि जो सैलरीड पर्सन होता है वो जमीन तो ले पाता है,
लेकिन उसकी आने वाली जनरेशन जो है शायद बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर मकान खड़ा कर पाती है, या वो जमीन के टुकड़े कर देती है, या वो जमीन को बेच देती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे वालिदैन जो है हमें तरबियत नहीं हमारी कर पा रहे कि हमें नौकरियों के अलावा कारोबार में किस तरह आगे बढ़ना है। अनफॉर्चुनेटली हम फनी तालीम तो जरूर दें अपने बच्चों को, बहुत जबरदस्त टूल है, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं, इससे हम बहुत से इनोवेटिव आइडियाज ला के एक कारोबारी जिद्दत ला सकते हैं, बहुत जबरदस्त है। हमें इस वक्त 21st सेंचुरी का जो स्किल सेट है उस पर फोकस करने की जरूरत है कि वो क्या है। हमें इस वक्त ये जरूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, हमें उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें ये पता होना चाहिए कि वर्चुअल रियलिटीज क्या है। इस वक्त दुनिया इन चीजों में आगे बढ़ रही है। हमारा साथी मुल्क जो है, आप ऊपर चीन की तरफ देखें, आप इधर इंडिया की तरफ देखें, ये लोग बहुत आगे चले गए हैं तकनीकी तौर पे, लेकिन हम अभी मशीनों में से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। मशीनों में भी तरक्की करें और इन जो दूसरे हमारे साथ यानी कि जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज है उनका भी हिस्सा हम जरूर बने। और हम पाकिस्तान में आने वाले दिनों में एक लैब का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जिसे हम ऑन्ट्रोसोल लैब कहेंगे। अभी पाकिस्तान के अंदर इनको हम 2 लैब्स जो हैं उनसे आगाज करेंगे, और पहले हम इसको इस्लामाबाद और लाहौर से इसका आगाज करेंगे, फिर दीगर सूबों में इनका आहिस्ता आहिस्ता आगाज करते जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग इनोवेटिव आइडियाज को लेके आएं और हमारे जो लोग मसीही हैं वो एक इकोसिस्टम का हिस्सा बने और आगे बढ़ सकें। हम जो कहते हैं कि जी हमें कोई मौके नहीं मिलते, हम मौका देने के लिए तैयार हैं, आप हमें बच्चे दें। बिल्कुल जी। और यकीन करें, मैं आज 10 सालों से मैं इस पे काम कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ चाहे छोटा कारोबार बनाए, अपना बनाए। यहाँ पे अलीम साहब, आपकी सारी बातों को मैंने हिफ्स कर लिया, समझ ले। तो एक मुझे चीज बताइए, एक चीज बताएं कि जब आप अभी ये जो आप कह रहे हैं कि इतनी सारी खवातीन आई हैं आपके पास, तो आप ये क्या सिर्फ ब्यूटिशियन और इन चीजों पे आई हैं या कुछ और भी चीजें लेके आई हैं सामने? बहुत से इनोवेटिव आइडियाज मैं आपको बताता चलूं। पहले हम कहते थे ब्यूटिशियन की बात करते थे, अब तो ब्यूटी के अंदर भी बहुत सी चीजें आती हैं। ब्यूटिशियंस भी अब फर्क लेवल की हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्किन केयर से रिलेटेड काफी मुख्तलिफ किस्म की आई हैं इस दफा, और अगर उनमें से कोई आगे आएंगी आप यकीनी तौर पर उनकी वीडियोस भी देखेंगे। अगर आप बात करें, खवातीन ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, खवातीन इस वक्त सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम कर रही हैं, खवातीन इस वक्त अपनी जो ऐप डेवलपमेंट एजेंसीज हैं वो चला रही हैं। बहुत सी इनोवेटिव आइडियाज हैं। ये सिर्फ ये आप ये ना समझिए कि घरों में बैठ के खवातीन जो है वो सिर्फ सिलाई कढ़ाई का काम ही कर सकती हैं। खवातीन के पास भी वही सेम ब्रेन है जो मर्द हजरात के पास है, और ज्यादा खवातीन, मेरी जो माएँ बहनें बेटियां वो ज्यादा काम करती हैं, हमसे ज्यादा काम करती हैं। हम तो हम कारोबार करके उसके बाद घर आके आराम करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते। हमारी माएँ बहनें बेटियां ज्यादा काम। ये जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने दे रहे हैं, तो मैं बाइस नहीं हो रही मैं, लेकिन ये चाहूंगी कि खवातीन हमारी आगे आए, क्योंकि हम लोग बिजनेस में बहुत पीछे हैं, टेक्निकल एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। ये जो 4 लोग हमारे आज आए हैं, ये हमारे लिए क्रीम है, हमारे मुल्क की क्रीम है। तो मैं समझती हूँ इस क्रीम को आप जरूर यूटिलाइज करें आप एरिया में। अलीम साहब, थैंक यू। और मुझे यकीन है कि आप वुमेन्स को उतनी ही अपॉर्चुनिटी देंगे जितनी आप मेल को देंगे। अलीम साहब, मैं कुछ बात करना चाह रहा था, आपसे पूछना चाह रहा था बिजनेस के हवाले से, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि बहुत जगह पे ये छोटे बिजनेसमैन को पेमेंट का बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जो डीलर लेते हैं उनसे उनका पेमेंट रोक देते हैं, 1 लाख 1.5 लाख, मतलब इस तरह। तो उनको ऐसे लगता है जैसे रकम उनकी डूब गई, या वो कैसे चलाएंगे, मुश्किलात का शिकार हैं। कई सियालकोट में मैं ऐसी पार्टियां भी जानता हूँ कि जो करते हैं। इसके लिए कभी हाल कोई ऐसा सोचा है? तो हाल तो कोई नहीं होता, हाल तो कोई नहीं होता कोई ऐसा, लेकिन कोई नजर आता है कि कोई ऐसे किया जाए? जी बिल्कुल। इसमें ऐसे है कि हमने सर दीगर जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हैं इनके प्रेसिडेंट्स के साथ मिलना शुरू कर दिया। हम एक इकोसिस्टम जो है ना वो क्रिएट करना चाहते हैं ताकि हमारा जो मसीही कारोबारी शख्स है वो इन चैम्बर्स का हिस्सा बने। जब वो इन चैम्बर्स का हिस्सा बनेंगे तो वो यकीनी तौर पे इनकी जबरदस्त किस्म की पावर है उसको भी साथ लेके चलेंगे, और वो इनकी यकीनी तौर पे मदद करते हैं। फिर हम लाहौर चैम्बर के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। हम लोग इस वक्त सियालकोट चैम्बर में हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उधर हम कनेक्टेड हैं।
हम इस वक्त कराची चैम्बर में भी कनेक्टेड है और दीगर जो चैम्बर्स हैं उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमारी ये कोशिश है, हमारी ये ख्वाहिश है कि जितने भी लोग हमारे चैप्टर्स का हिस्सा हैं या हमारे मेंबर्स हैं वो इन चैम्बर्स का जरूर हिस्सा बने, ताकि इस तरह के जो मसाइल हैं उनसे ये बाहर निकले। सेकेंडली, हम इनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। उन ट्रेनिंग्स के अंदर हम इनको तरीका बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी पेमेंट्स के जो स्केजुअल्स हैं उनको आप डिजाइन करें। मार्केट से पैसा निकालना इस वक्त बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप किसी भी इलाके में चले जाएं, ग्लोबली आप बात करें, इस वक्त एक रिसेशन चल रहा है। हमें इस वक्त जो ग्लोबल रिसेशन है उसके बारे में बिल्कुल हर तरह से पता होना चाहिए कि हमने इसका कैसे मुकाबला करना है। आने वाले दिनों में कौन कौन सी यानी कि पाकिस्तान के हवाले से पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो कितना टफ है इस वक्त, उसको भी हमें किस तरह से जहन में रखना है और किस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट्स जो है वो अपनी प्लान करनी है। ये बहुत ज्यादा इस वक्त क्रूशल होता जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं इस वक्त वो बिल्कुल, आप मार्केट में देखें, जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, वो मार्केट से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। मार्केट से आप पैसा नहीं निकाल सकते इस वक्त। जो ग्लोबल सिनेरियो है और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसकी वजह से आपका पैसा काफी हद तक बाउंड हो चुका हुआ है। और इन्वेस्टमेंट जो है ना, बड़ी भी सोच समझ के करनी चाहिए कि आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अलीम साहब, आपको इसकी इंफॉर्मेशन है, अगर कोई जैसे आज के रेट्स में कोई बंदा बिजनेस लेता है या गवर्नमेंट के साथ कोई बिजनेस करता है और उसमें आप देखिए, अगर फर्ज करने हम कोई फूड का देख लेते हैं, जैसे कोई दाल है जो आज 100 रुपए की है तो कल तक वो 150 की होगी रातों रात ही, तो इसमें हम उसको कैसे कोप अप कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसा है बीच में कोई, इसमें कोई कुशन रखा होता है जैसे एनजीओ सेक्टर में होता है कि 5% इन्फ्लेशन रेट का रखा होता है कि अगर इन्फ्लेशन हो गई तो आपने इसको ये मार्जिन देना है? तो क्या बिजनेस में है? अगर हम बिजनेस एंड चैम्बर वालों से पूछें या आप हमें बताएं ताकि देखने वाले इस चीज को देख सके, क्योंकि बहुत से ऐसे छोटे कारोबार कर रहे हैं वो अभी यही चीजें फेस कर रहे हैं। जी शीनी साहब, ऐसे है कि इस वक्त जो मुल्की आप देख रहे हैं कारोबार में खासतौर पे जो उतार चढ़ाव है कीमतों का, इसमें रहते हुए आपको बड़े सोच समझ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको साइन करने की जरूरत है। आप इसमें जरूर ये देख लें, अपना एक क्वेश्चन रखें कि आपको, अगर फॉर एग्जांपल आप उन्हें क्लियरली बताएं कि अगर मार्केट रेट फॉर एग्जांपल 200 से 300 200 से 220 तक रहेगा तो मैं आपको ये रेट कोट करूंगी, ठीक है जी। अगर ये बढ़ जाएगा इससे तो फिर रेट ये होगा आपके साथ। तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो क्लॉजेस हैं वो जरूर ये डालें, एडिशनल क्लॉजेस, कि इन्फ्लेशन की वजह से या मार्केट में डिमांड और सप्लाई की वजह से अगर कीमत में उतार चढ़ाव आएगा तो उसकी वजह से हम आपको ये रेट्स ऑफर करेंगे। आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो अलीम साहब कहते हैं कि जो कैपिटल है उसके बगैर भी कारोबार कर सकते हैं। इनके साथ हमने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया है कि उसके लिए कैपिटल की जरूरत नहीं होती कारोबार के लिए, मतलब कम से कम। आप क्या सोचते हो टेक्निकल की अहमियत के हिसाब से कि बेहतर जो है, बेहतर मुश्किल है थोड़ा सा, ज्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंस है या इस वक्त ज्यादा जरूरत है टेक्निकल की कि नौजवान हमारे जो है टेक्निकल की तरफ भी आए? क्योंकि जो रूरल एरिया हैं जो गुर्बत की रेशो ज्यादा है, तो इसका मतलब है वो टेक्निकल। आपके ख्याल में क्या है जी? बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया सैमसन साहब। टेक्निकल साइड का मैं कहूँगा कि स्टूडेंट जो जिनके मार्क्स अबव या A+ ग्रेड्स हैं, मतलब 90% से अबव जिनके मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो जरूर कोप अप करें। ये नहीं हम कहेंगे कि टोटली वो टेक्निकल साइड की तरफ आए, लेकिन वो कोप अप करें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की तरफ। जिस तरह अभी अलीम साहब ने बताया कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप है, तो मॉडर्निज्म को ऑप्ट करना है। ये नहीं कि हम पीछे लैग कर जाएं उनकी तरह, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, और मैक्सिमम आप देखें कि कोविड के बाद इकोनॉमी आपकी, बिजनेस आपके बड़ा मतलब कि बंद होने जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सुजुकी, जो कि एक बहुत बड़ी डीलरशिप है, और टोयोटा की, तो उनकी भी मार्केट आप देख लें कि अभी फिलहाल उनकी इंडस्ट्री स्टॉप है, जॉब्स नहीं आ रही। तो अब जब जॉब्स नहीं है, क्योंकि अब इंडस्ट्री का डायरेक्ट लिंकेज आपका टेक्निकल साइड के साथ है, अब जब वहाँ जॉब्स नहीं होंगी,
जब वहाँ लेबर साइड है, जो उनके वर्कर्स हैं, वो अपने बच्चों को कैसे इतनी हायर स्टडीज की तरफ लेके जाएंगे या उन पे कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो उनके लिए ये जो जितने भी शॉर्ट कोर्सेज हैं, ये तो मैंने अभी आपको 11 कोर्सेज बताए थे, इसके अलावा मैं अगर आपको बताता चलूँ, या हमारे पास 40 और कोर्सेज हैं जो कि 3 या 4 मंथ या 6 मंथ के कोर्सेज हैं, जिनको ऑप्ट करके लोग अपना छोटे मोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं, और उनके लिए कोई तालीमी काबिलियत की लिए भी जरूरत नहीं है। वो 40 हमारे ऐसे कोर्सेज हैं, क्योंकि यहाँ हमारा एक स्कूल एजुकेशन है, स्कूल के बाद टेक्निकल साइड है, इवन कि हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ये पूरा एक एजुकेशन हब है, कॉलेज भी है हमारा। तो स्टूडेंट जब यहाँ फर्स्ट क्लास से आता है, तो उसके बाद हम पूरी उसको एक रास्ता दिखाते हैं। मैट्रिक के बाद वो यही टेक्निकल एजुकेशन करना चाहता है या एफएससी ऑप्ट करना है, तो हम दोनों ऑप्शंस उसको दे रहे हैं कि वो ऑप्ट करे। हाँ, अगर उसने हायर एजुकेशन, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि अगर उसके ग्रेड A+ की तरफ है, तो वो ऑप्ट करे जरूर, ये बिजनेस साइड को ऑप्ट करना चाहिए, जो आजकल की जरूरत भी है। लेकिन आजकल जो पाकिस्तान में आप देख लें कि एवरेज लोग हैं जो मैक्सिमम है, उनके पास नहीं है इतनी, आप कह लें कि फीस वगैरह पे करने की भी गुंजाइश। तो मेरे ख्याल से कि आप कह लें कि कम पैसों में आप एक हुनर हासिल करके, और कई गवर्नमेंट सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन भी है, टेक्निकल साइड पे वोकेशनल कोर्सेज फ्री हैं, आप लोग करें और अपना कारोबार, जब हुनर स्किल आपका पास लेबर होगी, तो आप प्रोडक्ट अच्छी लॉन्च कर सकते हैं, और प्रोडक्टिविटी किसी भी कंपनी या इंडस्ट्री की उससे इंक्रीज हो सकती है। ये बिजनेस और टेक्निकल का बड़ा गहरा तल्लक है। अगर बिजनेस भी जी करते जी हो तो उसमें आप अगर टेक्निकल आपके पास स्टाफ होता है तो वो एक और काम बेहतर हो जाता है। हाँ बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिजनेस हैं जो टेक्निकल उनके अपना होता है कि भाई यहाँ से आप हायर करें। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ, और टेक्निकल कॉलेज एक डॉन बॉस्को वालों का है, एक है आपका लाहौर में। है, एक सरगोदे वाला जो है वो तकरीबन सुनने में आ रहा है कि वो खत्म हो रहा है। ये टेक्निकल की तरफ हमारी कम्युनिटी या हमारे जो वसाइल हैं, वसाइल हमारे पास मिशनरियों के पास ज्यादा वसाइल हैं, इसीलिए उन तरफ नजर, इसके प्रमोशन के लिए क्यों काम नहीं किया जा रहा है? कोई मसले मसाइल हैं या कोई इनको अवेयरनेस नहीं है, या क्यों टेक्निकल की तरफ क्यों नहीं आ रहे कॉलेजेस स्कूल की तरफ? जी ये भी बड़ा एक आपने यूनिक क्वेश्चन किया, क्यों नहीं आ रहे। असल में अवेयरनेस की जगह कोर्सेज आपको वो लाने जो वक्त की जरूरत के मुताबिक हो। अगर आप कोर्सेज अगर वैसे नहीं ऑप्ट करेंगे, जिस तरह भी हमने 3 इयर्स पहले यहाँ CIT शुरू किया, और कोविड के बाद आप देखें कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरा ग्रैब कर लिया लोगों को। और मॉडर्न अगर आप देख लें कि जितने भी आपकी तरफ जितने इलाके हैं, UK हो गया, US, लोगों ने कोविड में ही अपने आप को ऑनलाइन की तरफ मुतवज्जा करा लिया। इवन के लोगों ने कारोबार घर में शुरू कर दिए कि इंडस्ट्री खोलने की जरूरत ही ना पड़े, लोग घर बैठ के ही अपना काम, जॉब अपनी कर सकते हैं। तो उन्होंने ऑप्ट किया, इसीलिए हमने भी वो कोर्सेज ऑप्ट करते हैं जो वक्त की जरूरत के मुताबिक है। जिस तरह हमने CIT किया, आर्किटेक्चर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, हम वो कोर्सेज ऑफर करें जिसपे अब आजकल का दौर है, जिस तरह सॉफ्टवेयर का मैं बता रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो हम वो कोर्सेज लेके आ रहे हैं। और अवेयरनेस हम तो अपने प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम देते हैं, हमारे पेज हैं, वेबसाइट है, और इवन कि हम फास्टेस्ट को भी जवेद साहब ने बताया, हमारे एडमिशन कमेटी के हेड भी हैं, हम तो मैक्सिमम लोगों को लेटर्स तक लिखते हैं कि आए टेक्निकल एजू, इवन कि हम स्कॉलरशिप देते हैं अपने मसीह बच्चों को। अलीम साहब बता रहे हैं, हमारा ये क्रिश्चियन बच्चों के लिए हॉस्टल है, और उसके अंदर पूरी एक्टिविटीज हैं, उनके हर किस्म की फैसिलिटी, बड़े आप कह लें कि ना होने के बराबर हम उनसे चार्ज करते हैं, और ताकि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि चर्च लेवल पे भी अवेयरनेस होना बड़ी जरूरत है, कि जो पासबान है हमारे, वो भी अपने चर्च में अवेयरनेस दें लोगों को। डॉक्टर साहब, अभी जो मशीनरी है, गाड़ी है, छोटी बड़ी सारी मैकेनिकल की बजाय इलेक्ट्रॉनिक आ गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बहुत कमी है वहाँ पे पाकिस्तान में स्पेशल, क्योंकि अभी सारी जदीद जितनी मशीनरी आ रही है, गाड़ियाँ कारें आ रही हैं या स्कूटियाँ भी हैं, वो सारा उनका मैकेनिक उसका इलेक्ट्रॉनिकल है सिस्टम, और इंतहाई मुश्किल आ रही है। आपने वहाँ पे कोई इसके बारे में भी कुछ शुरू किया हुआ है या ऑलरेडी कर जी रहे जी हैं? जी जी जी, ये बड़ा, ये बल्कि अभी आपने, मैं बात करने ही लगा था, हमारा ये 2 ईयर का ऑटो मैकेनिक का कोर्स है, और अभी हमने रिसेंटली 6 मंथ का ऑटो इलेक्ट्रिशियन का शुरू कराया है। अब ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक कह रहे हैं, बेसिकली EFI इंजन हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन। मेरी यही फील्ड है, इसी में मेरा थीसिस भी था। तो EFI इंजन जो होते हैं, वो जाहिर बात है उसके लिए OBD स्कैनर की जरूरत पड़ती है, और अभी हम नेक्स्ट वीक खुदा ने चाहा तो हम वो परचेज करने जा रहे हैं। इवन कि वो करिकुलम का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि वक्त की जरूरत है वो,
कि अब कार्बोरेटेड इंजन से हट के अब EFI इंजन हैं, और अब दौर ऐसा आएगा, अभी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शुरू हो गए हैं, तो वक्त की जरूरत है कि हम उसकी तरफ भी आगाही दें, उसमें जो सेल्स यूज होते हैं बैटरीज में, तो उसके बारे में भी आगाही दें। लेकिन हम EFI के ऊपर टोटली, हमारे पास ट्रेनर भी मौजूद है, और अभी हम स्कैनर लेने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, तो हम स्टूडेंट्स को उस टेक्निक के ऊपर भी, क्योंकि EFI की बड़ी जरूरत है, EFI मैकेनिक की, और नॉर्मल मैकेनिक से EFI मैकेनिक ज्यादा अच्छा अर्न कर सकता है, तो वो भी हम लेने जा रहे हैं। और हमारा ये ऑटो इलेक्ट्रिशियन और ऑटो मैकेनिक का कोर्स बड़ा अच्छा स्टूडेंट्स का, इसमें बहुत ज्यादा ही आप कह लें कि स्ट्रेंथ है इसमें। जी बहुत शुक्रिया जावेद भट्टी साहब। आप नजर रखे हुए हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या, जैसे कि ये बता भी रहे हैं कि इस वक्त क्या जरूरत, हमारी नीड्स क्या बढ़ती जा रही है मैकेनिकल के लिए, तो आप क्या सजेशन करेंगे और कैसा देख रहे हैं? दूसरा साथ ये भी बताइएगा कि नौजवान इस वक्त उसका मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है? नौजवान का मुस्तकबिल कैसा नजर आ रहा है? हम आज जो इकट्ठे हुए हैं, जैसे आपने पहले भी कहा था कि माशी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, टेक्निकल तालीम, इसका क्या कनेक्शन है, ब्रिज है। तो मैं बता सकता हूँ सैमसन साहब कि मैंने अपने 30-35 साल से, खुदा का शुक्र, यहाँ खिदमत कर रहा हूँ, मैंने इन चीजों को मुजस्सम होते हुए देखा है। एक बच्चा नारग मंडी से, जवेद शौकत उसका नाम, 1999 में 2 साल का कोर्स यहाँ से कर रहा है बायो मेडिकल्स का, और एक पसमंदा इलाका है, अंडर प्रिविलेज एरिया से हमारे पास आया, और 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद अब वो लाहौर से हमें फोन करता है, सर इम्पैक्ट इंटरनेशनल के नाम से मैंने फर्म अपनी रजिस्टर्ड करवाई है, मेरे पास 10 से 12 वर्कर हैं, और अब मुझे आप बच्चे भेजिए यहाँ पे जॉब करने के लिए। तो टेक्निकल ट्रेनिंग और बिजनेस का कोलैबोरेशन नजर आ रहा है। उसने अब सेल्स एंड सर्विस में अपना बहुत अच्छा सेटअप बना लिया, बड़ा अच्छी उसकी डेवलपमेंट हुई है। तो हमने एक नहीं बल्कि हमारे पास सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज हैं। सिर्फ बिजनेस, सिर्फ टेक्निकल बात नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि उनके पास टेक्निकल ट्रेनिंग करेगा तो उसके पास ज्यादा आइडियाज आएंगे, और आइडियाज आएंगे तो आइडियाज कैन जनरेट मनी, कैन क्रिएट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे पास पैसा है तो पैसे से हम बहुत सा कुछ आइडियाज जनरेट नहीं कर सकते, बट आइडियाज कैन जनरेट। अलीम साहब हमारे, अजीम साहब हमारे जो है, ये नौजवान हमारा जबरदस्त, हम पूरा उम्मीद है आज की मीटिंग से, बातों से, मैं दोस्तों की, बेटों की, छोटे भाई हैं हमारे अलीम साहब, अजीम साहब, डॉक्टर साहब भी हैं, तो इनके जो आइडियाज हैं, इनकी बातें सुन के मैं तो बड़ा पूरा उम्मीद हूँ कि कमिंग डिकेड्स जहाँ पे हम हैं बहुत आगे होंगे, खुदा हमने चाहा। क्योंकि जो फिक्रमंदी है, अगर असल बात होती है फिक्रमंदी से, और फिक्रमंद ये आ गई है। और सैमसन साहब आपका नेटवर्क, टीवी नेटवर्क जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह से अवेयरनेस दे रहे हैं, तो होपफुली खुदा हमने चाहा तो विद इन कपल ऑफ इयर्स जहाँ हम खड़े हैं बहुत आगे जाएंगे। अब यहाँ अपने यहाँ सिटी में ना सिर्फ हमने, मैं बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ लड़कों के लिए, बेटियों के लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारे पास, आर्किटेक्चर का कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं 6 माह के, तो वो बच्चे करके आगे बढ़ रहे हैं। एक मैं आपके साथ बड़ी खास यूनिक बात शेयर करना चाहता हूँ। पिछला जो दाखिला हमने किया ये अगस्त सितंबर में, तो बहुत से लोग हमारे पास आए, जी हमें कोई फ्रीलांसिंग के कोर्सेज कराए हैं, हम ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। पेरेंट्स आए, और क्या पीछे था कि हमारी जल्द से जल्द पैसे कमाने के काबिल हों, खुशहाली ज्यादा है। मगर फिर जो मैंने उनके साथ बैठा हमारी टीम जो थी पैनल बैठा, हमने कहा आप फ्रीलांसिंग करेंगे मगर कोई स्किल होगा तो फ्रीलांसिंग करेंगे। आपके पास ग्राफिक डिजाइनर हो, आप कंटेंट राइटर हो, आपके पास कोई स्किल हो तो आप करेंगे। तो स्किल करना जरूरी है, ये हमारे जरूरत है। अलीम साहब, अजीम साहब, ये दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, इनके साथ और साथी जो हैं टीम्स, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। मगर जो कहते हैं ना पहले, अव्वल खेती मध्यम व्यापार नखिद चाकरी, मगर आज टर्म चेंज हो गई है कि हमें बिजनेस करना है, बिजनेस में नो डाउट बहुत तरक्की है, मगर अगर उसको साथ हम टेक्निकल एजुकेशन, फनी तालीम को साथ शामिल करने के। एक बच्चा 8वीं पास हमारे पास आया, उसने यह मशीनिस्ट का कोर्स किया, फील्ड में काम किया, उसने देखा, उसका ज़हन में आया कि मुझे खुद अपनी मशीन लगानी चाहिए, उसने एक अपनी मशीन लगाई और करते करते वो फैक्ट्री का ओनर बन गया। इज अ वंडरफुल बिजनेसमैन। तो टेक्निकल तालीम हुनर जो है, मैं कहूँगा कि जो बच्चे कम पढ़ लिखे हैं, वो समझते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, मैथ नहीं आता, डोंट गो टुवर्ड्स FSC और अदर, टेक्निकल काम सीखें। और हमने ये चीज़ें मुजस्सम होती देखी हैं, हम इसके चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने कोर्सेज किए,
सीखे और आगे वो बिजनेसमैन बन गए, एंटरप्रेन्योर बन गए एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। मैं परसों की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ जरूर। 2020 में हमारे पास एक लड़का समीर शाहिद, उसने दाखिला लिया इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट मेरे पास, और 2001 साल उसने यहाँ ट्रेनिंग की, कवर में पास भी हो गया। सेकेंड ईयर में कहता है मुझसे कोर्स नहीं होता, मेरे चाचू अमेरिका में हैं, इमरान उसका नाम है, मैं वहां जाना चाहता हूँ। खैर कोई वन और अदर वे अमेरिका में उसका स्टूडेंट वीजे पे 5 साल का वीजा लग गया। और कल प्रिंसिपल साहब को याद होगा कि वो हमारे पास दाखिला लेने वापस अमेरिका से है, कहता है मुझे दोबारा दाखिला चाहिए। मैंने कहा क्या हो गया भाई, आप तो अमेरिका चले गए तो वापस क्यों आ गए? कहता है 1 साल जो मेरे साथ वहाँ बीती है ना, मजदूरी चाचू ने मेरे साथ डबल शिफ्ट तक काम कराया, मैं अब नहीं कर सकता। और वहां मैंने देखा एक फर्म में उन्होंने कहा आपके पास अगर डिप्लोमा होता है ना तो हम आपको यहाँ अच्छा जॉब मिल सकता था। तो कहता प्लानिंग ये है कि मेरे पास अभी 4 साल का वीजा है, मैं 3 साल सीटीसी से ट्रेनिंग करूंगा, वापस जाऊंगा, वहाँ काम करूंगा, फिर जो भी इसका सेटअप है। तो टेक्निकल एजुकेशन जो है बहुत ही जरूरी है और इसकी तरफ हमें माइल होना चाहिए। पेरेंट्स को भी मैंने पहले भी बताया कि आपका जो शौक है और जो इनबिल्ट कैपेबिलिटीज हैं उनका जायजा लें और बच्चों को उस तरफ चलाएं। उनका वक्त ज़ाया नहीं होगा, तवानी ज़ाया नहीं होगी। फिर यू टर्न लेते हैं 2 साल बाद 3 साल बाद तो फिर मुश्किलात होते हैं। फिर बच्चे यही हमारे खानदान के लिए भी, कलीसिया के लिए भी, अपने लिए भी बोझ बन जाते हैं। तो एक बड़ा ही उनको दानिशमंदाना फैसला करना है, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी और नौजवान को भी। हम यहाँ पे हैं जो हमारे जैसे नौजवान साथी हैं, अलीम साहब है, अजीम साहब हैं, इनके जो सारा सेटअप है, देयर ऑलवेज हियर टू सपोर्ट। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ चर्चिस में जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, हम वहाँ पे उनको बताते हैं, कैरियर काउंसलिंग करते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं। तो अपनी अपनी सतह पे हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं और खुदा करे कि ये जिस तरह से वेव चली है वेव और डेवलप हो और उम्मीद है खुदा बेहतर करेगा। जी सर। आज के ना जो प्रोग्राम था मेरी बड़ी उम्मीद बन गई है, मेरे एक दिल में खुशी की लहर भी है और मैं यकीन करें मैं बड़े आज के प्रोग्राम को करते हुए सुनते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जो हम चाहते थे कि हम लोग बहुत पीछे हैं, हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन आज इन 4 लोगों को देख के मुझे लगता है कि वाकई इन 5-10 सालों बाद हम कहीं बहुत बेहतरी की तरफ खड़े होंगे। सिर्फ ये चीज मैं चारों से, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे चारों से मैं कहना चाहूंगी कि कैरियर काउंसलिंग, हमारे जमाने में कैरियर काउंसलिंग नहीं थी, तो आप लोग हैं, आप लोग चर्चिस बेस्ड पे वैसे स्कूल कॉलेजेस में आप ना कैरियर काउंसलिंग पे काम करें ताकि बच्चों को खुद भी पता चले कि उनके अंदर क्या चीज है और उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ा ज़बरदस्त इनपुट था सारे भाइयों की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से। और मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ें, टेक्निकल ट्रेनिंग और बिजनेस, इनकी एक अपनी अपनी एक स्पेस है जिसको कि बैक वक्त मुल्क को इन दोनों चीज़ों की जो है वो ज़रूरत है। और स्पेशली अगर हम कहते हैं कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को इन दोनों चीज़ों की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक छोटा सा एक एनालिसिस है, एक पिछले दिनों एक स्टडी में पढ़ रहा था और ये स्पेशली ये क्रिश्चियन यूथ के हवाले से थी कि एक तंजीम है, उन्होंने ये एक स्टडी की है। इन्होंने एक नीट एनालिसिस NEET के नाम से किया, जिसमें था कि ये क्रिश्चियन नौजवानों के साथ इन्होंने एक एनालिसिस किया, एक सर्वे किया और इसमें था कि जी नीट से बनता है नॉट एम्प्लॉयड, नाइदर एजुकेटेड और ट्रेंड। मतलब कि एक ऐसा नौजवान के जो एजुकेटेड भी नहीं है, एम्प्लॉयड भी नहीं है कहीं पे और ट्रेंड भी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये 250 से 300 नौजवानों के साथ ये सर्वे किया गया और जो लोग जो इस इंडिकेटर पे या इस एनालिसिस पे जो आ रहे थे, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो क्रिश्चियन नौजवान वो तकरीबन 42% थे कि जो कोई काम भी नहीं कर रहे, जिन्होंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली और जो अनएम्प्लॉयड भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम चले, हम इसको कोई +-5% कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, बट स्टिल इट्स अ बिग नंबर। तो इस चीज पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चीज पे काम करने की जरूरत है। स्पेशली हमारे जो चर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अब थोड़ा सा सोशल साइड पे आके इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है कि हमारी जो दूसरी नीड्स हैं वो क्या है, मतलब स्पिरिचुअल के साथ साथ सोशल नीड्स क्या है। सेकेंडली मैं चाहूंगा कि हम जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, हम बिजनेस एक्सपेंशन में उनको एज एन एक किस्म का रिसोर्स देखें कि हम किस तरह उनको यूज करके
हम ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंशन की तरफ ला सकते हैं। और जैसा कि काम अब शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे पीएमएस ने अवार्ड ने, इसके साथ कुछ 5-6 और इदारे हैं जो बड़ा जबरदस्त बिजनेस डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि बड़ा काम हो रहा है। तो इस चीज को जो है वो आगे करने की जरूरत है। एक और चीज मैं थोड़ी सी बताना चाहूंगा कि जैसे सैमसन साहब हैं तो यूके से इनका ताल्लुक है। हम बहुत दफा देखते हैं कि जो एक क्रिश्चियन डायस्पोरा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक अवेलेबल है, और हम बहुत दफा उनको कंसर्न देखते हैं पाकिस्तान के हालात के हवाले से, और बहुत लोग करना भी चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उस लेवल पे भी जो है वो थोड़े से अगर एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, जैसे इस चैनल की साथ से अगर कुछ हो सकता है कि बिजनेस में कुछ सरमायाकारी की जाए, या इस तरह के कुछ रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तानी यूथ को प्रोवाइड किए जाएं। कुछ जैसे हमारे सेंटर्स बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, इनको कुछ इस तरह का रिसोर्स प्रोवाइड किया जाए ताकि ये ज्यादा नौजवानों को अपने साथ इंगेज कर सकें। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज होगी। फिर टेक लैब्स का लीम भाई ने कहा, तो ये मैंने भी लिखा हुआ था पॉइंट, कि आप देखते हैं कि यूके में हम जब जाते हैं तो हर एक जो कह लें कि एक इलाका है उसका एक अपने एक इनोवेशन पार्क उन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पे वो बैठ के जो डिफरेंट यूथ के आइडियाज हैं वहाँ पे उसको रिफाइन करते हैं, एक इंक्यूबेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, उसको मार्केट में लेके आते हैं। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज, अगर हम चर्च बेस, क्योंकि चर्च के पास हमारे स्पेसेस भी बहुत बड़ी स्पेस है, और अगर वो 1-2 कमरे इस चीज के लिए मुख्तिस करना चाहें, थोड़ा सा फंड मुख्तिस करना चाहें, साथ वो कुछ एनजीओज को मिला लें, कुछ इदारों को मिला लें, तो एक बड़ी जबरदस्त एफर्ट जो है ये हो सकती है। उसके अलावा इदारों को रिस्ट्रक्चरिंग की थोड़ी सी जरूरत है, और हम अगर जो वही पुरानी ट्रेडिशनल तरीकों से निकल के आगे जो डिफरेंट हमारे चीजें आ रही हैं, जैसे एआई है, फिर इसके अलावा और काफी दीगर चीजें आ रही हैं आजकल, फिनटेक में काफी लोग जो हैं वो इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं, बहुत आगे भी आ रहे हैं, और इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ इनिशिएटिव्स शुरू हुए हैं। तो अगर इस तरफ आए तो ये चीजें बहुत हद तक जो है बेहतर हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा बस फीडबैक था मेरी तरफ से। ओवर टू यू सर। जी बहुत शुक्रिया अलीम साहब। तो आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे नौजवान और इस तरीके से? जी एक चीज की ना मैं गुजारिश एक करना चाहूंगा एकेडेमिया से, क्योंकि सीटीटीसी जो है एकेडेमिया है, गुजारिश ये है कि हमें अब इन ग्रेड से बाहर आने की जरूरत है। हम ऐसा बहुत सा हुनरमंद, ऐसा बहुत सा अच्छा आइडिया रखने वाले शख्स को खो देते हैं जब हम इन ग्रेड्स की तरफ सिर्फ देखते रहते हैं। हम ऐसे बहुत से लोगों को खो देते हैं जिन्होंने आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा कारोबारी शख्स बनना है। मैं अपनी अगर मिसाल दूं तो मैं पाकिस्तान में रहते हुए मैंने हमेशा बड़े कमजोर ग्रेड्स हासिल किए हैं, और मुझे कभी भी अच्छे ग्रेड्स नहीं मिले, ठीक है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं एक अच्छे यानी कि अदारे में अपनी एक अच्छी साख रखता हूँ, ठीक है जी। ग्रेड्स किसी भी शख्स की पहचान कभी भी नहीं होते। बेयरफुट कॉलेज उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। हमारे पाकिस्तान के साथ ही एक मुल्क है इंडिया, वहां पे बेयरफुट कॉलेज, अगर आपने रोमान साहब आपने जरूर उनकी केस स्टडी देखी होगी और आप जानते होंगे बेयरफुट कॉलेज के बारे में। तो बेयरफुट कॉलेज में जो पढ़ने के लिए लोग आते हैं वो बिल्कुल अनपढ़ है, ठीक है, लेकिन वो जाहिल नहीं है, वो जाहिल नहीं है, वो उनके पास वो सीखना चाहते हैं, उनके पास स्किल्स हैं, और उन स्किल्स की वजह से वो फिर उनको ये भी सिखाया जाता है कि आपने कारोबार में कैसे उसको कन्वर्ट करना है। आप जो कारोबार, आपके पास जो लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं, उनके लिए ऐसा आपने यकीनी तौर पे किया होगा कि वो बच्चे कारोबार कैसे करें, उनको ये सिखाया जाए। और आप अगर इजाजत देंगे हम आपके पास आ जाएंगे, बिल्कुल मुफ्त तालीम देंगे कि आप बच्चे, इनके आपके जो बच्चे हैं वो किस तरह से कारोबार में आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हमारे आने वाले जो जनरेशंस हैं वो एक स्टेप ऊपर जाएं। वो अपने यानी कि जो स्टेजेस हैं हमारे, हम कहते हैं कि जी हम पॉवर्टी के शिकार हैं, पॉवर्टी से हम क्यों नहीं बाहर निकल पा रहे, उसकी एक बुनियादी तौर पे वजह ये है कि हमारे पास स्किल्स भी होते हैं। हम मैक्सिमम पाकिस्तान से या बाहर चले जाते हैं या यहाँ रह के छोटी छोटी नौकरियां करते रहते हैं। यूके के अंदर बसने वाले जो लोग हैं वो भी यही कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो भी छोटी छोटी नौकरियां वहां पे कर रहे हैं, या अगर कर रहे हैं तो पाउंड्स में कमाते हैं, वहीं पे वो पैसे वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पे भी इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस पुअर हो चुकी हैं कि लोग ज्यादा पैसे कमाने के बावजूद वो सब स्पेंडिंग्स में उनके चले जाते हैं।
वहां पे भी नोटिंगम में भी हमने अपने चैप्टर का आगाज कर दिया और आने वाले दिनों में सर हम वहां पे भी जाएंगे और हमारे जो वहां पे मसीही नौजवान हैं, लोग हैं, उनको इनकरेज करेंगे वो कारोबार में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। हर वो शख्स जिसके पास एक स्किल सेट है वो बिजनेसमैन बन सकता है, वो बिजनेसमैन बन सकता है। और कारोबार करने के लिए उसको पैसे की जरूरत नहीं है, कारोबार करने के लिए उसको जज्बे की जरूरत है, उसके पास स्किल के होने की जरूरत है और उसको ये कहने की जरूरत है कि यस टुडे आई विल स्टार्ट माय ओन बिजनेस। थैंक यू। सो नाइस। ये तो यूके की भी किस्मत जो है जाग जाएगी आपकी बदौलत। चले, थैंक यू। अब मैं चाह रहा हूँ कि चूंकि प्रिंसिपल साहब और जावेद साहब 1 मिनट सिर्फ हमारे पास बचा है आप सबके लिए, तो प्लीज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवान को और वालिदैन को, खसूसी वालिदैन को, ऐसे वालिदैन जो नहीं पहचान पा रहे या मुश्किलात का बड़ी शिकार है कि वो बच्चों के लिए क्या सोच सकते हैं तालीम की? 1 मिनट के लिए जी। प्रिंसिपल साहब, रख साहब, आप पहले जवाब दीजिएगा, फिर जावेद साहब जी। जी, मेरे इस तमाम आपके चैनल के तवासुत से सबके से यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को टेक्निकल साइड ज़्यादा इसलिए प्रेफर करें क्योंकि आजकल जो मार्केट का सिनेरियो है, जो मार्केट की नीड है, वो है हुनरमंद नौजवान। तो जब आप कोई भी स्किल सिखा लेंगे बच्चों को और कोई भी आप ट्रेनिंग दे देंगे, तो वो अपने कदमों पे खुद खड़े हो सकते हैं। उनको आपको कोई एक्स्ट्रा तालीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो छोटे से और ये अभी हम यही बार-बार जो आप कह लें कि इसकी समरी यही निकलती है कि कोई ना कोई स्किल्स हासिल करके वो आगे बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अलीम साहब से मैं कहूँगा कि हम ज़रूर आपकी एक वर्कशॉप यहाँ ज़रूर कंडक्ट करवाएँगे अपने 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के साथ। आप ताकि आएँ, उन्हें ताकि मोटिवेट करें कि बच्चों को के जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं फाइनल ईयर के, आप उनको कैसे मार्केट में लेके आ सकते हैं। तो आपके चैनल से हम लोग ये सारे आपस में मिले और एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म था कि आपस में भी हमारी कम्युनिकेशन होगी। और तमाम पेरेंट्स से यही गुज़ारिश है कि ये एक शॉर्टकट वे है आपकी अर्निंग का और आप टेक्निकल साइड पे आएँ, हुनर हासिल करें। और इसके लिए मैं कहता हूँ हुनर, ये टेक्निकल एजुकेशन की 3 मेन आप कह लें कि जो इंग्लिश का वर्ड है ना आस्क, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल्स एंड के फॉर नॉलेज। नॉलेज के साथ आपको स्किल्स भी आ जाएगी और साथ में आपका अगर एटीट्यूड पॉजिटिव हुआ तो आप बिज़नेस की तरफ भी निकल सकते हैं। और या आप किसी अच्छी अगर आपने कोई अपना ही स्टार्टअप लेना है तो वो भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच और तमाम पेरेंट्स की गुजारिश है। जी बहुत शुक्रिया। हाँ जी, जावेद भट्टी साहब। जी जी ब्रदर, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा क्योंकि मैं पेरेंटली के तजुर्बात से वाकिफ हूँ, गुजरा हूँ, तो सिर्फ आखिरी 1 मिनट में बात ये कहना चाहता हूँ कि वालिदैन कभी कभी अपने बच्चों के कंधे पे हाथ रखें, बेटी के सर को पे हाथ रखें, कंधे पे हाथ रखें और उससे कहें बेटा हम आपके साथ हैं, और उनके हार्ट बीट को सुने, जो वो करना चाहते हैं उनको करने दें। लेट देम डू, लेट देम एक्सेल। जी थैंक जी। यू। मैं जाते जाते एक बात, शीरी, चूंकि शीरी खुद भी एक बिजनेस करती हैं, तो आगे मैं छोटी सी बात करके फिर उसकी तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहब, कैल्विन साहब, यहाँ पे खवातीन, अगर मैं नाइट में भी कभी देखता हूँ ना प्रोजेक्ट में, जब मैं खुद साइट पे होता हूँ, तो कोई भी जवान लड़की इसी तरह काम कर रही होती है। अगर कोई स्टेबलाइजर या बड़े जनरेटर खराब हो रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरह काम कर रही थी जैसे एक मर्द है, बिल्कुल। खैर इस तरफ तो वो उनकी चाल डाल जिसामत सारा कुछ बहुत स्ट्रांग है। टेक्निकल में वहां पे कोई खवातीन के लिए भी ऐसा है सिलसिला कि वो भी आ सकती हैं? बस वो खैर टाइम ज्यादा हो गया। बहरहाल अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है तो फिर जरूर शेयर कीजिएगा। जी जी, टेक्निकल साइड पे भी हमारे पास काफ़ी लेडीज़ हैं। आप कह लें कि हमारे कुछ कोर्सेज हैं जिस पे टोटली खवातीन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ब्यूटिशियन का कोर्स है हमारे पास, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है, तो उसमें खवातीन भी अपना पूरा हिस्सा ले रही हैं और बल्कि अच्छी जगह जॉब भी कर रही हैं। ये मैकेनिकल टेक्निकल इंजीनियरिंग की मैं थोड़ी बात कर रहा था, वो जी, जी। ब्यूटिशियन तो बहुत सारी खवातीन इस हाँ, बिल्कुल। फील्ड में हैं। कैंसल साहब, हमने जी। एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि हमने मोबाइल रिपेयरिंग का इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये फर्स्ट टाइम था कि हमने फीमेल्स को उसमें, और ये तकरीबन 19 लड़कियों ने ये कोर्स किया था। और उसमें जो मतलब 1-2 जो सक्सेस स्टोरी थी, सना अमानत लड़की का नाम था, उसको बहुत सारे चैनल्स ने कवर भी किया था, मुझे अच्छी तरह याद है।
तो इसके अलावा हमने अभी टैप्टा के साथ मिलके लड़कियों को जो एसी और रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन का काम है वो हमने लास्ट ईयर हमने उनको करवाया था। ये तकरीबन 12 लड़कियों ने ये कोर्स किया था और 12 की 12 लड़कियों को जो फैसलाबाद में कोका कोला बेवरेजेस हैं उन्होंने वहां पे उनको स्ट्रेट अवे जो था वो हायर कर लिया था। जो थैंक यू जी शेरी हाँ, साहब। बस मैं यही कहना चाह रही थी, वो जी। अजीम क्रिस्टोफर साहब ने वो चीजों को क्लियर कर दिया कि वाकई लड़कियों के लिए भी हो रही है। और मैं यही बताना चाह रही थी कि हम ना ब्यूटिशियन, सिलाई, इन सारी चीजों से निकल कर आए। हमें उनको मोटर मैकेनिक की भी कराएं, हमें उन्हें इलेक्ट्रिशियन की भी करवानी चाहिए छोटी छोटी वर्कशॉप, ताकि वो अपने माशरे का एक अच्छा हिस्सा बन सके। तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है ब्यूटिशियन या स्टिचिंग। लेकिन मुझे अच्छा लगा जैसे उन्होंने बताया कि मोबाइल रिपेयरिंग का है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि और जब ये डिजाइन किया जाएगा प्रोजेक्ट, तो उसमें लड़कियों को और भी ज्यादा स्किल्स के अवेयर करवाया जाएगा। और मैं पर्सनली भी इन सेंटर को मैं विजिट करूंगी, क्योंकि अटक जो हमारा थोड़ा हट के एरिया है, यहाँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे ये ज्यादातर गवर्नमेंट जॉबियंस है लोग, और जो मिनॉरिटी की हैं तो इसमें पढ़ाई भी नहीं है। मतलब नीट वाला सिस्टम है ना, नीट के ना वो पढ़ाई है, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना ट्रेनिंग है। तो मैं चाहूंगी कि मैं इन लोगों से पर्सनली भी राब्ता करूं और इन लोगों को, उन नौजवानों के साथ लिंकअप करवाऊं, बच्चियों के साथ लिंकअप करवाऊं, ताकि ये जो है ना हम भी उसमें कोई बेहतरी की तरफ ला सके अपने नौजवानों को। तो एक थैंक यू तो सो वेरी मच। जी हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर रोमान कैल्वन साहब आपका इंतहाई मशकूर हैं। अजीम क्रिस्टोफर साहब आपका भी शुक्रिया। फिर अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी तरह जावेद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा अमेरिका में रहने वाले हुबर्ट जॉर्ज साहब का। जी हुबर्ट साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मैं ये चाहूंगा कि इस पे एक प्रोग्राम ना हो, बल्कि ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो गांव में हैं, और जिन तक रसाई नहीं हो सकती इन वसाइल की, उन तक ये पैगाम पहुंचाया जाए। और हमारे रिलीजियस लीडर जो है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जब अपने इलाकों में जाते हैं तो सीटीटीसी और सरगोदा इंस्टीट्यूट और डॉन बास्को और जितने भी अपने अदारे हैं उनके बारे में उनको बताएं, और ताकि हमारे बच्चे जो नशों में नशई हो गए हैं या जो अदारों से राब्ता करें, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि आगे आएं। और मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ आपके इतने खूबसूरत प्रोग्राम का। शीरीन साहिबा भी मुझे अच्छी तरह जानती हैं, और मेरा ख्याल है कुछ मेहमान हैं जो मुझे पर्सनली तौर पर नहीं जानते। ब्रदर, मैंने आपको एक बताना था, सिर्फ एक छोटी सी 1 मिनट की बात है। मैंने पिछले दिनों कराची में मोबाइल रिपेयरिंग का सेंटर अपने पर्सनल उससे शुरू किया था, लेकिन मुझे उसके कुछ खातर ख्वाह नताइज नहीं मिले। मैंने खुद इन्वेस्टमेंट की थी, और मेरे कुछ दोस्त थे इंग्लैंड से, बेल्जियम से, जर्मनी से, क्योंकि मेरे सारे जितने ताल्लुकात वाले लोग हैं वो सब ओवरसीज में हैं। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था। हमने कुछ दुकान रेंट की थी, फिर हमने 13 बच्चों को ग्रेजुएट किया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो कोई खास उसका नतीजा नहीं निकला, तो फिर मैंने उसको स्टॉप कर दिया। मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से और आपके प्लेटफॉर्म से, कि हमारे जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको चाहिए कि हमें इन इदारों की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि हमारे और भी बच्चे जो हैं वो इनसे इस्तेफादा कर सकें और इनसे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच पाजी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। और आइंदा फिर प्रोग्राम लेकर हम हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।